क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन है उनसे बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आपसे एक ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और ये सारे सारे न्यूमेरिकल्स आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, तो इन सभी को आप सीरियसली लेंगे और एक एक न्यूमेरिकल को आप दो दो बार अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि आपके जो है पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर ना आपको एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला होता है एम वी आर। और यहाँ पर एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, एम इज योर मास। एंड यहाँ पर वी है वो आपका वेलोसिटी है। और आर की बात करें तो ये है आपका रेडियस। तो यहाँ पर एम से हो गया आपका मास यानी कि कैपिटल एम, और यहाँ पर वी से हो गया आपका वेलोसिटी यानी कि एल टी की पावर -1, और आर की डायमेंशन यानी कि लेंथ है तो एल। तो ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। तो ये होगी आपकी इसकी डायमेंशन। और इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको डायमेंशन फाइंड करनी है स्ट्रेस की एंड स्ट्रेन की। और इसी के साथ साथ आपको यंग्स मॉडुलस की भी डायमेंशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो स्ट्रेस की डायमेंशन की बात करें तो स्ट्रेस होता है आपका, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पर स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो फोर्स की आपकी डायमेंशन होती है, स्ट्रेस की यहां पर से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एम एल -1 टी की पावर -2। ठीक है, ये हो गया आपकी स्ट्रेस की डायमेंशन। और यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि स्ट्रेन की भी डायमेंशन बतानी है और यंग्स मॉडुलस की भी बतानी है। तो स्ट्रेन की आपकी यहाँ पर से डायमेंशन हो जाएगी लेंथ अपॉन लेंथ है, तो ये हो गया आपका 1। तो मतलब स्ट्रेन जो है आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की बात करें, यंग्स मॉडुलस इसको आप वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस की जो डायमेंशन आई है वो ये आई है एम एल -1 टी की पावर -2। और यहाँ पर स्ट्रेन की डायमेंशन आई है आपकी 1। तो 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं आंसर वही आ जाता है। तो ये आ गया आपका एम एल -1 टी की पावर -2। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये वाला जो है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका रोटेशनल मोशन से रहेगा। बहुत सारे बच्चों को इस वाले चैप्टर में जो है दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर आपको बोला क्या गया है वो आपको समझना होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 1/4 मीटर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट द डायमीटर ऑफ स्फीयर। ये जो है डायमीटर है स्फीयर का, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। और इसके डायमीटर से जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, उसका आपको यहाँ पर ना फॉर्मूला पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये होता है आपका 2/5 mr²। ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट होता है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो सारे सारे चार्ट जो है आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, वरना आपको इसका डेरिवेशन आना होना चाहिए, जिसकी वजह से आप हर एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला यूज होने वाला है। एम की बात करें तो यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है आपका यहाँ पर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर से हम सारी की सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मास गिवन है, रेडियस गिवन है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर फाइंड करना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 1/4 मीटर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर से 2/5 मास की वैल्यू है आपकी, मास है आपका 20 kg का। एंड यहाँ पर आर स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस है आपका 1/4 इस पूरे का होल स्क्वायर। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से 2/5 इंटू में 20 इंटू में 1/4 का होल स्क्वायर यानी कि 1/16। और 5 से ये कटा 4 बार में, 4 से ये कटा 4 बार में, इससे ये कटा 2 बार में, तो ये आ गया आपका 1/2। तो
यहाँ पर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ गया आपका 0.5 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन लिखना मत भूलना या फिर यूनिट लिखना मत भूलना किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि यूनिट के जो है आपके बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे बच्चों के मार्क्स यूनिट्स में ही कटते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 0.5 लिख के आ जाएंगे, पर उनको यहाँ पर पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर उनको इसके साथ यूनिट्स भी लिखनी होगी kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तभी उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0 जो 5 kg का है, और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है जो है आपका 10 kg का, और इसके कोऑर्डिनेट है 10,0, और यहाँ पर ये दोनों है 10 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और यहाँ पर ना आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए XCM। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है M1 X1 प्लस M2 X2, और ऐसे करते करते जितने आपके मास हैं आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 ही मास है, इस वजह से मैं 2 ही मास को कंसिडर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर 3 मास होते तो M3 X3 प्लस में M4 X4, ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ पर से इन दोनों का सम, मासिस का सम डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट आपका कैसे निकलेगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो आपका y कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले हम इसी को पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और y1 की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका M1, मास 1 है आपका 5 kg का, और y1 कोऑर्डिनेट है आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 प्लस, और M2 यानी कि मास 2 है आपका 10 kg का, और यहाँ पर y2 कोऑर्डिनेट है आपका 0, डिवाइड बाय इन दोनों मासेस का सम 5/5 प्लस 10, तो नीचे हो गया आपका 15, ऊपर हो गया आपका ओवरऑल 0। तो आपका जो है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का 0, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका M1 यानी कि मास 1 है आपका 5 kg का, और यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट है आपका 0 प्लस यहाँ पर मास 2 है आपका 10 kg, और x2 कोऑर्डिनेट है आपका 10 का, डिवाइड बाय इन दोनों मासेस का सम 15, और ऊपर बच गया आपका 10/10/15, तो इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा आपका 2/3। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के आपके कोऑर्डिनेट मिल गए XCM YCM, ये हो गया आपका 2/3 0, तो ये हो गया आपका यहाँ पर फाइनली आंसर। और बाकी ये जो है 2D आपका है भी नहीं, तो आप y को यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पर फाइनली आंसर लिख सकते हैं 2/3 मीटर आपका जो है यहाँ पर वो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और बाकी अगर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में भी चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, 200 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया आपका 67 सेंटीमीटर आ जाएगा अप्रॉक्स में। तो आप देख लेना आपको कैसे आपको जो है आंसर बताना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ इन सेंटीमीटर तो आप सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, इतना अप्रॉक्स आंसर आएगा। और अगर आपको बोला होगा मीटर में ही छोड़ना है तो फिर 2/3 मीटर इतना आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, एक जो आपका फ्लाईव्हील है उसका जो एंगुलर स्पीड है, यानी कि आपको जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है आपकी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, पर मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मीनिंग पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कोई सा भी ऑब्जेक्ट कितने रिवॉल्यूशन कवर करता है उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। रिवॉल्यूशन कवर्स इन revolution covers in single second is called frequency। एक सेकंड में कोई सा भी ऑब्जेक्ट कितने रिवॉल्यूशन कवर करता है उसको कहते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर से आपको जो है मिनट में दिया है, इसको मैं सेकंड में चेंज कर रहा हूँ, इतने रिवॉल्यूशन, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड।
तो ये आगे आपको यहाँ पर से आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब आपको ना यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी कि आपको ना यहाँ पर ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा होता है आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है 2, तो ये आ गया आपका 4 पाई। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 4 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 56 एंड दिस इज 12। तो ये हो जाएगा आपका 12.56 रेडियन पर सेकेंड। ये जो है आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसको कहते हो आप एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी। ये जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी आपको यहाँ पर फाइंड करना था, और ये हो गया आपका ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आ गई 12.56 रेडियन पर सेकेंड। अब जो यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में ये वाला जो है क्वेश्चन आपका हर साल आपका पूछा गया है, या तो ये मिड टर्म में पूछा गया या फाइनल टर्म में। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना होगा, फिर इसके जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया व्हाट डू यू मीन अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको कंजर्वेटिव फोर्स बताना है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताना है, और आपको ना इनके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा वो आपको बताता हूँ। एक तो आपका इस फॉर्मेट का आ जाएगा, और दूसरा फॉर्मेट क्या है, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है या कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स आपकी क्या होती है। यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पर दो बॉडीज लेके चल रहा हूँ, दो पोजिशंस लेके चल रहा हूँ, ए और ये बी। ठीक है, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे पहले मैं आप डेफिनेशन बताऊंगा आपको। तो कंजर्वेटिव फोर्स आपकी वो फोर्स होती है जो आपकी पाथ के इंडिपेंडेंट होती है। द फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये जो फोर्स होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है पाथ के। और दूसरी डेफिनेशन आ रही है आपकी कि यहां पर जो ये जो फोर्स है वो आपकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ये जो आपकी फोर्स है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो इसको मैंने लिख दिया यहां पर डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, और यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें ज्यादा जो है यहाँ पर आपको याद करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। बस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, इसमें जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ के ये वाला फोर्स, और ये जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो ये जो है आपका ऐसा फोर्स होता है जो डिपेंडेंट होता है पाथ के, यानी कि द फोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। द फोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। और यहां पर दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और टेंशन इन द कॉर्ड। ठीक है, और यहां पर ना आपको मैं ये बता देता हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इसमें जो आपका राउंड ट्रिप का जो वर्क डन होता है, वर्क डन ऑफ राउंड ट्रिप इज जीरो। ठीक है, तो यहां पर आप एक एग्जांपल्स की मदद से समझ सकते हैं।
मान लें आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता हूँ बी पॉइंट तक, तो ये हो गया आपका पहला जो ए से बी तक जाने का रास्ता, वो पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता आप ऐसे भी जा सकते थे, और तीसरा रास्ता आप एकदम स्ट्रेट भी जा सकते थे। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, जो आपकी पाथ पे डिपेंड करेगी कि आपने कौन से पाथ से आपका जो रास्ता है वो आपने कवर किया है। अगर आप इस पाथ से जाएंगे तो आपका वर्क डन अलग होगा, इस वाले पाथ से जाएंगे तो आपका वर्क डन अलग होगा, इस वाले पाथ से जाएंगे तो आपका वर्क डन अलग होगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात। और यहाँ पर मैंने आपको एक बोला था कि वर्क डन जो है ना राउंड ट्रिप का, वो आपका 0 के बराबर होता है। ये आपका कैसे होता है वो आपको समझने के ऊपर है। यहाँ पर मैं आपको इस वाले पॉइंट से समझाऊंगा। ये आपका मैंने बना दिया एक राउंड ट्रिप, जहां पर से मैंने इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया था, और यहां से घूम के ऐसे करके मैं वापस से इसी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा यहाँ पर जो आपकी इनिशियल पोजीशन है और जो आपकी फाइनल पोजीशन है, दोनों की दोनों सेम दिख रही होगी आपको, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया था, वापस ही यहीं पे आ गए। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब आपकी सेम हो जाएगी, तो फिर आपका जो यहाँ पर वर्क डन होता है वो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो राउंड ट्रिप का वर्क डन है वो 0 के बराबर नहीं होता। यहाँ पर जो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो आपके पाथ के डिपेंडेंट होता है कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है। ठीक है, अब इसको एक बार डिफरेंस करके समझते हैं, और अभी कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। अब जो है ना हम यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं इन दोनों के बीच में कि क्या क्या डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स में आपका जो यहाँ पर ये वाला फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, यानी कि कौन सा आपने पाथ चूज किया है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या था। तो वर्क डन 1 और वर्क डन 2 आपस में बराबर होगा। मान लें ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, आप यहां पर से गए और यहां पर से गए, तो जो आपका वर्क डन यहां पर होगा, जो आपका वर्क डन यहां पे होगा, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो वर्क डन 1 वर्क डन 2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है पाथ के। अगर आप यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, अगर आप इस वाले पाथ से गए तो आपका वर्क डन होगा कुछ और अगर आप इस वाले पाथ से गए तो आपका वर्क डन होगा कुछ और वो आपस में इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पर आपको समझना होगा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका जो क्लोज पाथ होता है, यानी कि राउंड ट्रिप का जो आपका यहाँ पर वर्क डन होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका वर्क डन जो है 0 काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका क्लोज पाथ का वर्क डन है, फॉर क्लोज पाथ इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो ये आपको बोला गया है यहाँ पर, द फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि ऐसी फोर्स जो इंडिपेंडेंट होती है पाथ के। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे बात करें तो द फोर्स विच डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स अपॉन पाथ। और यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पर जो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताया था, फ्रिक्शन हो गया इसका एग्जांपल, और हो गया आपका एयर रेजिस्टेंस, और बाकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो फिर आपके जो है 1-2 मार्क्स आराम से आपके पेपर में सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी अगर आप ऐसी पूरा का पूरा ये जो आपकी डेफिनेशन वगैरह है इनको एक्सप्लेन कर देते हो तो फिर आपको आराम से जितने भी मार्क्स का आपका पेपर है उतने पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में ना
आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इन सारी की सारी वीडियोज़ को फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस नोट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।